नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग हम लोग 5 जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे। मतलब इसमें हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। दोस्तों, महान्यायवादी तो भाग 5 का भाग से संबंधित है दोस्तों, लेकिन जो महाधिवक्ता है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें राज्य का उल्लेख किया गया है उससे संबंधित है दोस्तों। लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से समरूप है, इसीलिए दोनों को हम दोस्तों साथ में पढ़ लेंगे। इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76 और 88 जो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, और आर्टिकल 165 और 177 जो महाधिवक्ता से संबंधित है दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद हम लोग कराएंगे इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण वीडियो को देखिएगा दोस्त, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है, वैकेंसियाँ दोस्तों धीरे धीरे आ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। जो आपकी तैयारी के लिए ये क्या है, एक रामबाण साबित होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। महान्यायवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम कभी कभी एजी भी कहते हैं दोस्तों। कहीं कहीं आपको एजी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम इसके संवैधानिक उपबंध के बारे में दोस्तों बात करें तो महान्यायवादी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जब भी सिंपल कभी कभी क्वेश्चन देता है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76। बाकी है दोस्तों कि महान्यायवादी है क्या। तो ये क्या होते हैं, ये भारत सरकार के दोस्तों क्या होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। मतलब कि ये एक तरह का विधि अधिकार मतलब कानूनी सलाहकार बोल सकते हैं। इन्हें हम भारत सरकार का वकील भी दोस्तों कहते हैं। ये कौन है, भारत सरकार के वकील के नाम से कभी बोलेगा कि भारत सरकार का वकील कौन कहलाता है, तो महान्यायवादी कहलाता है। अगर मान लीजिए कभी भारत सरकार पर कोई व्यक्ति या कोई भी संस्थान क्या किया, उस पर किसी चीज़ को लेकर के दोस्तों केस कर दिया, आरोप लगा दिया, अगर वो मामला जाता है कोर्ट में, तो भारत सरकार की तरफ से जो वकील होता है दोस्तों कौन होता है, महान्यायवादी ही होता है दोस्तों। इनके बारे में एक विशेष बात और ध्यान लीजिए कि ये क्या कर सकते हैं, आम जो नागरिक होते हैं दोस्तों उनकी भी केस को दोस्तों लड़ सकते हैं। ऐसा प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो सामने होना चाहिए, सामने मतलब कि भारत सरकार मतलब सरकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये भारत सरकार के खिलाफ दोस्तों कभी नहीं लड़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दोस्तों, तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जो हमारे भारत के होते हैं, वही क्या करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इनके बारे में ये भी जान लीजिएगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के इच्छानुसार जब चाहेंगे राष्ट्रपति इनको बना सकते हैं, जब चाहेंगे तो हटा सकते हैं दोस्तों। मतलब इनके प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। कार्यकाल के अगर इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारे संविधान में इनके कार्यकाल का कोई निश्चित अवधि उल्लेख नहीं किया गया है। जब बता दिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो इसलिए हमारे संविधान में क्या है, इनका कोई कार्यकाल का निश्चित अवधि नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो योग्यता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश बनने की योग्यता है, तब राष्ट्रपति उन्हें महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगर साथ ही साथ अगर वो राष्ट्रपति की नज़र में दोस्तों क्या है, महान विधि अधिकारी हो, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है क्या है, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, बहुत अच्छा विधि करता है, इसके कारण भी उनको महान्यायवादी के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनकी क्या शक्तियां हैं। अगर महान्यायवादी की शक्तियां के बारे में बात करें अटॉर्नी जनरल के, तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि भारत के किसी भी कोर्ट में, हमारे भारत में 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो जहाँ जिस केंद्र शासित प्रदेश में अगर हाई कोर्ट है या किसी प्रकार कोई भी कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, वो सुनवाई करने का इनको अधिकार है। किनको, महान्यायवादी के बारे में ध्यान रखिएगा कि भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार ये रखते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 88 बता दिए थे, विशेषकर 76 और 88 इनसे संबंधित है। 88 क्या कहता है, तो 88 कहता है दोस्तों कि जो संसद के दोनों सदन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, या कोई भी हमारे भारत सरकार की कोई भी समितियां हैं, या सदन हो या कोई समितियां, उसमें क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। कौन, महान्यायवादी भाग लेने का इनको दोस्तों अधिकार है। किंतु वोट देने का मतलब कि मताधिकार का अधिकार दोस्तों इनको नहीं है। बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने का तो अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, बोल भी सकते हैं, मतलब अपने विचार को रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी प्रस्ताव पर दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वोटिंग होता है, तो वोटिंग का इनको अधिकार दोस्तों नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में दोस्तों ये उपबंध दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग बात कर दें अनुच्छेद 105(4) का, तो इसमें कहा गया दोस्तों
कि जो सांसदों को मिलने वाले जो सारे विशेषाधिकार होते हैं, मतलब जो भी सांसद होते हैं या लोकसभा के राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको जो भी विशेषाधिकार मिलता है, वो सारे विशेषाधिकार किनको मिलता है? महान्यायवादी को मिलता है दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 105 कहता है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें इनके वेतन के बारे में कि इनको वेतन कितना मिलता है, तो इनका कोई वेतन दोस्तों फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनके वेतन का निर्धारण करते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं इनके कार्यकाल की समाप्ति के बारे में। हम बता दिए कार्यकाल भी इनका कोई क्या है, फिक्स नहीं है। अब कार्यकाल की समाप्ति इनकी कैसे होती है जान लेते हैं। तो ये इनको क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, मतलब कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। या राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर, अगर ये इनको इच्छा नहीं है महान्यायवादी पद पर रहने का, तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दोस्तों सौंप सकते हैं। आगे है दोस्तों सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर, मान लीजिए कि सरकार जो तत्कालीन सरकार है वो क्या करती है? अपना त्याग पत्र देती है, तो उस तरह से भी क्या होता है? महान्यायवादी का पद दोस्तों खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारे भारत के पहले महान्यायवादी, मतलब जो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सीतलवाड़, जो सबसे लंबा कार्यकाल था दोस्तों। ये 1950 में क्या होते हैं? पद धारण करते हैं और 1963 तक रहते हैं। अब तक अगर महान्यायवादी के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? MC सीतलवाड़, मतलब मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ इनका पूरा नाम है, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। वर्तमान में अगर दोस्तों हम बात करें कि वर्तमान में हमारे महान्यायवादी भारत में कौन है, तो R वेंकट रमनी, इनका नाम भी याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमनी, मतलब कि दोनों याद रखिएगा, पहले कौन थे और वर्तमान में कौन थे। अगर दोस्तों आप इतनी सारी बातें समझ गए हैं महान्यायवादी से संबंधित, तो जिस तरह से भारत सरकार के पास महान्यायवादी है, उसी तरह से हर एक राज्य के पास दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। वही अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, महाधिवक्ता। जैसे भारत सरकार के लिए क्या है? महान्यायवादी अपना स्थान महत्व रखता है, उसी तरह से हर एक राज्य के लिए क्या होता है? जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, वही स्थान रखते हैं दोस्तों। इसलिए बताएं दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब कि दोनों क्या दोस्तों? समरूप है। वो भारत सरकार के लिए है, तो ये राज्य सरकार के लिए दोस्तों। तो महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका जो संवैधानिक उपबंध है दोस्तों हमारे संविधान में, ये अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया। सबसे पहले ये जान लीजिए। उसके बाद क्या जानना है इनको? तो राज्य सरकार का ये विधि अधिकारी होता है। जैसे वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, तो उसी तरह से जो महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? राज्य सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। मतलब कि राज्य सरकार को विधि व्यवस्था के लिए अपना क्या करते हैं? सलाह दोस्तों देते हैं, जैसे वो भारत सरकार को देते हैं। आगे बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों हर एक जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। अब ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। मतलब कि राज्यपाल की इच्छा पर दोस्तों क्या है? इनका पद मतलब कार्यकाल निर्भर करता है, जैसे महान्यायवादी का राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों इनका कार्यकाल कोई निश्चित अवधि नहीं है, जैसे महान्यायवादी का भी कोई निश्चित अवधि नहीं है, उसी तरह से क्या है? इनका भी निश्चित अवधि नहीं है, क्योंकि ये क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग अगर बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में, क्या योग्यता होनी चाहिए इनमें, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता दोस्तों इनमें होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं? राज्यपाल इनको महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा वो भारत के नागरिक भी होंगे तब नियुक्त कर सकते हैं। 10 साल क्या कर सकते हैं? अगर हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं तो भी काम मतलब कि बन सकता है इनके महाधिवक्ता बनने का। ये सब भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे शक्तियों के बारे में कि इनकी शक्तियाँ क्या है। तो जिस तरह से आप देखें महान्यायवादी की शक्तियाँ एकदम सेम दोस्तों बिल्कुल बराबर तरीके से क्या इनकी भी है। ये राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इनको है। मतलब कि जैसे बिहार राज्य मान लीजिए, तो बिहार राज्य में हाई कोर्ट हो गया, आपको जिला कोर्ट हो गया, स्थानीय स्तर पर जो भी न्यायालय होते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय हो दोस्तों, कोई भी समिति हो, उसमें क्या कर सकते हैं? ये सुनवाई करने का इनको दोस्तों अधिकार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 कहता है दोस्तों जो विधानमंडल होते हैं जिसमें 2 सदन होते हैं, मतलब हमारे भारत के 6 राज्यों में क्या है दोस्तों? द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों। बाकी तो सब जगह क्या है? एक ही है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है? विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। तो अगर हम बात करें दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं? ये भाग ले सकते हैं, जैसे महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं, तो उसी तरह से महाधिवक्ता क्या कर सकते हैं? विधानमंडल के दोनों सदनों में दोस्तों भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग अगर होता है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। विशेष बात ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 177 में ये कहा गया कि वोट का इनको अधिकार दोस्तों नहीं है।
आगे बात करते हैं कि विधायकों को मिलने वाले सारे विशेषाधिकार इनको मिलते हैं। जैसे वहाँ पर सांसदों को मिलते थे वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को मिलता था। तो सेम दोस्तों यहाँ पर क्या याद रखना है, जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं जो भी उनको विशेषाधिकार मिलते हैं वही विशेषाधिकार आपके जो महान्यायवादी हैं, ये आपके जो महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल, उनको मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इनके वेतन के बारे में बात करें तो बता दें कि इनका वेतन कोई फिक्स नहीं है, मतलब कोई निश्चित नहीं कि इनको कितना वेतन मिलेगा। इनका वेतन निर्भर करता है राज्यपाल पर। राज्यपाल जितना भी क्या करेंगे, इनका वेतन तय करेंगे, उतना वेतन दोस्तों इनको मिलेगा। मतलब इनका वेतन राज्यपाल दोस्तों निर्धारित करते हैं। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति करते थे तो इसी तरह से यहाँ पर राज्यपाल करते हैं दोस्तों। अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो सेम दोस्तों जैसे महान्यायवादी का था उसी तरह से महाधिवक्ता का भी है। ये राज्यपाल को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल इसको हटा सकता है। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे करके क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार का जो मंत्री परिषद दोस्तों होता है, अगर वो क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो इनका पद भी दोस्तों क्या होता है, खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को हम लोग समझ गए। अगर आप ध्यान से एक भी वीडियो को समझ लीजिएगा, मतलब एक पार्ट को भी समझ लिया, दूसरा पार्ट दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे भारत सरकार के लिए महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य सरकार के क्या है आपका महाधिवक्ता है दोस्तों। तो हर एक राज्य के पास क्या होते हैं दोस्तों, अपने अपने महाधिवक्ता होते हैं। अगर हम बिहार राज्य की बात कर ले तो वर्तमान समय पीके शाही क्या है, बिहार सरकार के महाधिवक्ता के पद पर दोस्तों हैं। तो कैसा लगा क्लास दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रगण को अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे वैकेंसियाँ आ रही हैं। और अगर बिहार सरकार के विभाग में, किसी विभाग में आपको जॉब लेना है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जीएस क्या करना पड़ेगा, जीएस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, बिहार के एग्जाम को दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका भारत सरकार का नहीं है दोस्तों, एसएससी रेलवे नहीं हो रहा है। बिहार सरकार में अधिकांश दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको जीएस पे ही ध्यान देना पड़ता है। या किसी तरह कोई भी निकाल लीजिए एग्ज़ाम, या बिहार एसआई हो या आपका बिहार पुलिस हो। अभी तो आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का आया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जीएस का पोर्शन को अच्छे से कीजिए, ताकि आसानी से दोस्तों एक ही प्रयास में अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।